अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक बड़ा मार्का अपोजिशन लीडर की जो तैनाती है वो आज बहरहाल बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली में हो गया। सेनेट में एज वी स्पीक ये जो ब्रेक थ्रू है ये अभी भी होना बाकी है, जहाँ पर जो नामजद अपोजिशन लीडर हैं वो राजा अलामा नासिर अब्बास साहब हैं। ये तमाम तर उस तकरीब के विजुअल्स हैं जो कि एक अच्छे तौर पर जिसको देखा जा रहा है। क्या ये मुज़ाकरात की तरफ एक कदम है? ये एक ज़रूरी सवाल है जिसको उठाना इस वक्त हमारे लिए लाजिम व मलजूम है कि क्या मुज़ाकरात या मफाहमत की सियासत या PTI को दोबारा इन टॉक्स वापस लाने की जो एक सोच है, क्या ये जो कदम है ये उसकी अक्कासी करता है? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वैसे तो ये रूटीन मैटर है और इसमें कोई किसी तरह की कोई हिकअप्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़े अरसे दराज से हमने देखा था कि दोनों हाउसेज में जो अपोजिशन के जो लीडर थे उनकी नामजदगी हुई भी थी जॉइंट अपोजिशन की तरफ से, विच ऑब्वियसली डज नॉट ओनली इंक्लूड द PTI। जॉइंट अपोजिशन की तरफ से नामजदगी हुई भी थी, लेकिन चाहे वो कौमी असम्बली के जो है वो स्पीकर हों अयाज सादिक साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले, या चेयरमैन सेनेट हों यूसुफ रजा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, दोनों की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन था वो दोनों रिस्पेक्टिव अपोजिशन लीडर्स का नहीं आ रहा था। आज बिल आखिर एक हाउस से आ गया है ये नोटिफिकेशन। क्या जो पीपल्स पार्टी के भी जो चेयरमैन सेनेट हैं क्या ये फॉलो करेंगे और इसके बाद क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि अपोजिशन लीडर की नामजदगी वहाँ पर भी हो जाएगी? ये ज़रूरी सवाल है, इसको उठाएंगे। मफाहमत की जानिब ये कितना तो कदम एक जेन्युइन कदम कोई देखा जाए या फिर इसको रूटीन मैटर ही समझा जाए, ये दूसरा अहम सवाल है जिसको हम लोग आज इंशाल्लाह ऑन बोर्ड रखेंगे। क्योंकि जो अभी भी बात जो जिस गिर्द घूम रही है वो है कि जी बानी PTI से मुलाकात। इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब की भी अदालती पेशी के दौरान उनसे भी कुछ सहाफ़ियों ने इंटरेक्ट किया और उनके भी जो बयानात आए वो बड़े दिलचस्प थे। वो भी नाजरीन एक बड़े अहम पैराए में इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है शाह महमूद कुरैशी साहब से जो ये फवाद चौधरी इमरान इस्माइल वाला ग्रुप है उनकी मुलाकात हुई थी और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कहते थे कि शाह साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ हम आहंगी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ PTI वाले मुसलसल तौर पर कहते रहे कि नहीं वो आपके साथ नहीं है, आप उनसे ज़बरदस्ती मिलने गए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर बड़ा इजहार ख्याल करते हुए एक दिलचस्प उन्होंने बात ये की कि जी अगर कोई घर में मेरे पास कोई चल कर आए तो उसको हम ज़ाहिर है नो तो नहीं कर सकते फौरी तौर पर, लेकिन मैं पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ, मैं पार्टी की जो पॉलिसी है उसके साथ ही रहूँगा। पार्टी पॉलिसी आखिर है क्या, ये भी ज़रूरी सवाल है। एहतजाज, मुज़ाकरात और बानी से मुलाकात के गिर्द जो बयानात हैं वो नाजरीन देखते चलिएगा। कुछ चीज़ों को नुकाती शक्ल देकर तमाम जो रहनुमा हैं उनके बयानात को हम लोगों ने इकट्ठा किया है। अगर 8 फरवरी के बाद 9 मई के एहतजाज की कॉल ना आई तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात वाला मसला हल हो जाएगा। बानी PTI मसाइल को टेबल पर बैठ कर हल करने के हामी नहीं। मतलब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एहतजाज की कॉल ना आई तो शायद मुलाकात जो है वो करवा दी जाए। महमूद अचकज़ई की वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी तो इसमें बानी PTI से मुलाकात का मामला ज़ेर बहस आ सकता है। मैंने महमूद अचकज़ई से कहा था कि आप वज़ीर आज़म से मिलें और मुलाकात का मामला भी डिस्कस करें। राना सनाउल्लाह, वज़ीर आज़म से मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता। नाहक मुकदमात कायम करने और अपीलों को सालों तक ना सुनने की बाकायदा मनसूबाबंदी की जा रही है। सलमान अकरम राजा, अदालत ने 3 फैसले दिए कि बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। हुकूमत अदालत के हुक्म पर अमल क्यों नहीं कर रही? ये सारा सियासी इंतकाम हो रहा है। बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुल्क के आइन के मुताबिक ये कैद तन्हाई टॉर्चर है। बैरिस्टर अली ज़फ़र, इसका जवाब ही एक तरह का है ये नाजरीन। बानी PTI को जेल में तमाम कानूनी सहूलियात दी जा रही हैं और उनकी अहलिया से मुलाकातों का भी इंतज़ाम किया जाता है। जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि रवैये को देखते हुए मुलाकात का तय करें, जबकि कैदियों की कस्टडी अदालतें रेगुलेट करती हैं। ये हुकूमत का काम नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर दारड़, मुल्क में आज डायलॉग का माहौल बना है तो इसका क्रेडिट नेशनल डायलॉग कमेटी को जाता है। इसमें फवाद चौधरी भी जो हैं वो कूद पड़े हैं और उनका बयान है इसमें सियासी असीरान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते रहेंगे। यानी कि फवाद चौधरी साहब तो ये अपोजिशन लीडर की जो तकर्री है उसका जो क्रेडिट है वो क्लेम भी कर रहे हैं और आगे भी कह रहे हैं कि जो सियासी असीरान जिनके साथ फवाद साहब कहते हैं कि हम अलाइंड हैं, जो PTI के सियासी असीरान हैं जो कि कोट लखपत जेल में कैद हैं, उनकी भी जो रिहाई है उसकी तरफ भी कोई बात जा सकती है। क्या ये बात वाकई फैक्चुअली करेक्ट है? ये एक्सपेक्टेशन फवाद चौधरी साहब की दुरुस्त है? ये भी जाहिर है एक अहम सवाल है जिस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। तमाम पार्टी से इस वक्त तमाम ओपिनियंस लेते चलते हैं कि क्या ये कोई एक ठंडी हवा का झोंका है या एक रूटीन मैटर है।
शैला रजा साहिबा नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ड तमाम तर बहस में हमारे साथ हैं, अपनी जमात के तमाम मौक़िफ़ को लेकर हमारे साथ बेबाक अंदाज में जुड़ी रही हैं। एक दफ़ा फिर शुक्रिया आपका शैला साहिबा। कैसर अहमद शेख साहब नाजरीन वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली और स्टॉलवर्ड अपनी जमात के तमाम तर बहस में अपनी जमात और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है लर्नड ओपिनियन हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत वेलकम कैसर शेख साहब। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वंस अगेन बड़ी तवाना आवाज़ हमारे साथ अपनी जमात के और अपोजिशन लेड जो तमाम मौक़िफ़ हैं उनके साथ जुड़ते हैं। आपको भी वेलकम बहुत बहुत सेनेटर साहब। और सेनेटर साहब, मैं आप ही से अगर बात का आगाज़ कर लूँ कि ये फवाद चौधरी साहब का जो क्रेडिट क्लेम करना है ये बात सही है, यानी कि ये एक ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पीटीआई के जो लोग थे वो तो मफामत की तरफ नहीं थे, क्योंकि अलीमा खानम साहिबा ने तो कहा था ना कि जो मफामत कर रहा है और जो बातें कर रहा है वो हम में से नहीं है। तो क्या ये फवाद चौधरी लेड जो ग्रुप है, आप भी ये समझते हैं कि ये उनके पॉजिटिव पॉलिसीज़ या मुफामती पॉलिसीज़ का नतीजा है कि आज बिल आखिर ये नोटिफिकेशन हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये सारे लोग जितने भी थे, फवाद चौधरी हो गया, इमरान इस्माइल वगैरह हो गए, बड़े मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। इनके साथ एक बहुत टाइम गुजारा है। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त विद रेफरेंस टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे डू नॉट मैटर एट ऑल। ये जो हम जो बात कर रहे हैं ना लीडर ऑफ अपोजिशन की, एक बात याद रखें, ये इस वक्त इस मुल्क में आपको पता है कि आइन भी नहीं चेक कर रहा काम, आपको पता है कानून भी काम नहीं कर रहा। तो जो आइन के नीचे लॉज है और लॉज के नीचे रूल्स हैं और रूल्स के नीचे रेगुलेशंस हैं, तो फिर सारी चीजें काम नहीं कर रही। और यही वजह है कि जब हम जिस बॉडी को पाकिस्तान की सुप्रीम बॉडी कहते हैं विच इज पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट के अंदर दो बॉडियां हैं, एक सेनेट और एक नेशनल असेंबली। सेनेट की जो रूल्स हैं वो रूल नंबर 16 एड्रेस करती है लीडर ऑफ अपोजिशन को, और वो बताती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो जब आर्टिकल 60 के तहत चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के ओहदे हो जाते हैं, विद इन 15 डेज उनकी नोटिफिकेशन हो जानी चाहिए। और उसमें जो सब क्लॉज 4 है वो बताता है कि जब वो सीट खाली हो जाए तो फिर चेयरमैन को फौरी तौर पे जो अपोजिशन पार्टी थे उनमें से उनको नोटिफाई करना होता है, और जो शख्स सबसे ज्यादा मेंबर्स ऑफ अपोजिशन की हिमायत हासिल करता है उसको लगा देना होता है। अब ये चीज इधर वायलेशन हो रही है। दूसरी तरफ नेशनल असेंबली में यही सारी चीजें हैं। वो मेरे ख्याल में रूल 39 है जिसके तहत ये सारी चीजें होती हैं। अब ये दोनों रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, तो आज अगर ये हुआ प्रॉब्ली आई डोंट नो, लेकिन इसको तो आज से जुलाई के बाद अगस्त में हो जाना चाहिए था, जुलाई के एंड में हो जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने डीनोटिफाई कर दिया था दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन को। हाँ। एक का इलेक्शन भी हो गया और सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी पता नहीं इनको कौन सी चीजें याद आ रही है। तो अगर हम डॉक्टर साहब वो कहते हैं आप अपनी जमात से कोई बंदा आप दे देते ना, वो ये इसलिए भी वो कह रहे थे कि आपकी जमात है, पीटीआई है, कोई नहीं मिला आपको, ये बड़ी प्रोमिनेंट तनकीद है पीटीआई पे। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक सिंपल चीज है। उन्हें कहें कि थोड़ा सा, वो इमरान खान वैसे ही तो नहीं कहते ना कि एक तो ये अनपढ़ है ऊपर से कोशिश भी नहीं करते हैं। उन्हें कहे जरा रूल्स पढ़ लें। अच्छा। रूल्स के अंदर लिखा हुआ है एनी पर्सन। जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है, अगर वो सबसे ज्यादा कर लेते तो वो बन जाते हैं। इट इज अबाउट जो ऑपोजिशन जमाते वो किसको वोट देती हैं, ये वोट की बात है। ये दूसरी बात नहीं, जिस तरीके से आप लोग आए हो ये वो तरीका नहीं है, ये वोट का तरीका है जिसके बारे में आप किसी जमाने में कहते थे वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ठीक है जी, अब तो आपको वो इज्जत विज्जत सारी खत्म हो गई ना। नहीं देखे ना, अभी इज्जत है ना। वैसे सेनेटर साहब, अभी नवाज शरीफ साहब ने सुना है कि ये करवाया है, महमूद अचकजई साहब का उनसे डायरेक्ट राब्ता हुआ है, सुनने में ये कितना बड़ा इंकशाफ है। हाँ, सुनने में आया, ये कामरान मुर्तजा साहब ने ये बात कही है, सुनने में आया। उन्होंने कहा कि अगर ये गलत है तो इसको वो कर ले। लेकिन देखिए, फर्ज करें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने ये एक डिसीजन लिया है, तो उससे ये जाहिर होता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ओनली इनकॉम्पिटेंट, ही इज मतलब बिल्कुल उनके पास कोई इख्तियार भी नहीं, जो छोटा मोटा इख्तियार था वो भी नहीं रहा ना। देखिए, अगर एक आदमी है जो कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है और उसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर है या तो उसकी सोच और मियां नवाज शरीफ साहब की सोच फर्क है,
या वो इनकॉम्पिटेंट है, और या फिर वो उसके अंदर वो पोटेंसी नहीं है कि वो डिसीजन ले सके। अच्छा, ठीक दिलचस्प है, बात है। पॉलिटिकली हाँ, इम्पोर्टेंट है। ये आप, सॉरी। मैं कह रही हूँ दिलचस्प बात है। और इंटरेस्टिंगली द मैन हिमसेल्फ जिनकी तरफ से ये इंकशाफ आया है, यानी कि सेनेटर कामरान मुर्तजा भी चूंकि हमसे अब जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनसे खुद ही पूछ लेते हैं। खुशामदीद आपको भी सेनेटर साहब कामरान मुर्तजा साहब। ये आपने जो आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है टेलीफोनिक, जिसकी कुछ लोगों के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, थोड़ा इसके बारे में मजीद बताइएगा, क्योंकि इसको जाहिर है डिनाई करेंगे कई लोग के मतलब कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा कुछ है। साथ साथ आपने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त बात करने का भी इख्तियार नहीं है। ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं कर रही सर आपके बयान में। यानी एक तरफ नवाज शरीफ साहब की वजह से ये हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वो बेइख्तियार भी हैं। नहीं, शायद पूरा वो नहीं होगा इस तरह से कि मुस्लिम लीग नून के पास बात करने का भी इख्तियार नहीं। ये तो आपको पता है, यह हम सबको पता है कि महमूद खान साहब के खिलाफ मटेरियल स्पीकर ऑफिस में इकट्ठा किया जा रहा था, और बहुत सारे महीनों से वो उनको नोटिफाई नहीं किया जा रहा था, हालांकि उनका कोई मुकाबिल नहीं था। इस बात पे तो किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। फिर अचानक जो है ना वो चीज़ें सीधी हो गई। फिर जो है ना ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, मुमकिन है ये इन्फॉर्मेशन गलत हो, मैं तो उसके ऊपर जो है ना वो नहीं कर रहा कि मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन हर सूरत में लाजिम ठीक होगी। बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेशन है और किसी और सर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो तो फिर सबूत हुआ ना, मगर किसी ने कहा कि इसकी इनफैक्ट जो है ना वो इधर से बात शायद डिस्क्लोज हुई होगी ना। तो अगर ये बात गलत है, मेरी बात गलत है, तो उसको डिस्प्यूट कर दें। मतलब आपके पास नहीं है वो रिकॉर्डिंग, आपने नहीं सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी है। मुझे बताया गया है कि इस बात को वो बात पता चली होगी शायद रिकॉर्डिंग से ना। हाँ। क्योंकि वो बग होते हैं टेलीफोन, तो शायद इतनी बेहतियाती बकौल किसी के की गई होगी। तो इसमें जो है ना अगर मेरी बात गलत है तो इसको डिस्प्यूट कर दें कि नहीं गलत है, मैं सॉरी कर लूंगा। आज गलत है, फिर उसके बाद अगर बात दुरुस्त होगी तो वो भी पता चल जाएगी, बात दुरुस्त नहीं होगी तो वो भी पता चल जाएगी। मगर एक इंफॉर्मेशन है। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि नवाज शरीफ ने अगर इंटरफियर किया है, इसमें इंटरवीन किया है। हाँ। और महमूद खान का हम सब कह रहे थे कि उसमें जो ना उनका नोटिफाई हो जाए, उनका कोई मुकाबिल नहीं आया, या यहाँ पे सेनेट में जो ना राजा साहब का कोई मुकाबिल नहीं आया, तो उनका अगर नोटिफाई हो जाए तो बावजूद इसके कि ये देर हुई है, ये कोई बुरी बात नहीं है। मगर बहरहाल राब्तों की बात जो है ये है। ये अच्छा, ये बात है। अच्छा, ये भी बता दें सर, ये कामरान साहब, बल्कि और लोग भी कह रहे हैं। और कामरान साहब, ये जो आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक अचानक अपनी सियासी तोपों का रुख जो सदर जरदारी साहब पे किया, उसकी क्या वजह है? क्या सियासी हिकमत अमली है कि आपने बाकी सबको छोड़कर मौलाना साहब ने अपनी उस खिताब में सिर्फ सदर जरदारी पे बड़ी शदीद तनकीद की है कि एक तरफ उनके ऊपर करप्शन के मुकदमात थे, अब उनको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल गई। व्हाई दिस क्रिटिसिज्म ऑन द पीपल्स पार्टी ओनली? इसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी ना, इम्यूनिटी की, इंडेमनिटी की, जो उसमें जो है ना वो बात उसी कॉन्टेक्स्ट में हुई होगी। देखिए, जब तक कोई सदर होता है उस वक्त तक तो ये मुनासिब नहीं लगता कि वो कोर्ट कचहरी भुगतना करे। मगर ये सारी जिंदगी के लिए, सारी जिंदगी अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि उनसे कोई जुर्म सरजद हो जाए। मगर अगर कोई खुदा न खास्ता किसी से हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, तो उसका सजा जजा का कानून तो है ना। तो वो फिर सजा जजा के कानून से बचना और कोई अदालत ना बुलवा सके, ये करना ये गैर मुनासिब बात है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई होगी। उन्होंने खुद जो ना अपने पे तनकीद का रास्ता खोला है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये कोई अच्छा नहीं किया गया, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। हम में हर आदमी मोहतरम होता है, अनलेस कि वो उसके कॉन्ट्रेरी कोई ऐसा अमल कर ले कि वो उसका एहतराम जो है खराब हो जाए। अच्छा, सेनेटर कामरान मुर्तजा, प्लीज बेयर विद मी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं चाहती हूँ हम लोग एक राउंड जरूर एक डिस्कशन का प्लीज कर लें, आप साथ हमारे हों, जुड़े रहें। चूंकि 8 फरवरी के हवाले से भी JUIFA की एक अपनी हिकमत अमली है। शैला रजा साहिबा, इसका पहले आप जवाब फरमा दें, कैसर साहब आपकी इजाजत से भी प्लीज, क्योंकि जो ये डायरेक्ट अभी जो तनकीद की है ये सदर जरदारी साहब पे ज्यादा पर्टेन करती थी। शैला साहिबा, ये बात सही है? कामरान साहब को आपने सुना, तनकीद के दरवाजे आप लोगों ने खुद अपनी तरफ खोले हैं ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी लेके। देखिए, ये असेंबली का राइट है कि वो अमेंडमेंट करे, और उसमें जितना इत्तेफाक राय था हुआ। और उसमें आधी बात यह है कि अगर वो कोई पब्लिक ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे तो ये इम्यूनिटी खत्म होता है। अच्छा, मतलब ये लाइफ टाइम नहीं है कि
अगर उन्होंने कोई पब्लिक ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो ये खत्म हो जाएगा। ऑलराइट। और जाहिर है कि अगर वो बहुत सारे लोगों को एक दे रहे हैं तो ये जो सुप्रीम कमांडर की जो पोस्ट है उसको दी गई है, और जरदारी साहब हमेशा सदर नहीं रहेंगे। और ठीक है, अब वक्त आ गया है कि 2 साल हुकूमत के पूरे हो गए हैं, हम तीसरे में दाखिल हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम इंसाफ की बात करते हैं तो हमें ये बात जरूर कहनी चाहिए कि उन पर मुकदमे तो थे लेकिन उन्हें सजा नहीं हुई थी, लेकिन उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ। हमें इतनी बात तो करनी चाहिए ना कि उनको इतने साल जेल में रखा गया। एक ये बात भी करनी चाहिए, इंसाफ के तकाजे हैं ये, कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनकी कोई सजा नहीं, उनके ऊपर कोई सजा नहीं आई और वो जेल में रहे और मुकदमे पेश करते रहे। और यहाँ तक भी हुआ कि कहा गया कि सिंध में उनके मुकदमे नहीं चलेंगे, वहां हालांकि नैब के थे कि वहां पे उनकी हुकूमत है। तो जब बात करें तो इंसान को पूरी करनी चाहिए कि पाकिस्तान की हर अदालत में जो हमारे खिलाफ तरीन थी उनके मुकदमे चले, लेकिन उनको साबित नहीं हुआ। और ये भी करना चाहिए कि जो एनआरओ हुआ था उसमें किसी और पे नहीं चले मुकदमे, लेकिन जरदारी साहब पे चले। तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये बात करके हमें इतना मौका दे दिया कि हम बाकी बात पूरी कर लें। हाँ, बड़ी दिलचस्प बात है, यानी पूरी बात करनी चाहिए थी। कैसर शेख साहब, सर प्लीज आपकी तरफ, ये बहुत आपने तमाम की बात सुनी है, और ये कि अब ये नवाज शरीफ साहब ने अचकजई साहब का नोटिफिकेशन निकालने में अपना रोल अदा किया, वरना ये बात अभी हुमायूं साहब दुरुस्त फरमा रहे थे कि अगर ये बिल्कुल आसान मैटर था, इसमें कोई हिकअप नहीं थी, तो ये तो गुज़िश्ता साल अगस्त में आ जाना चाहिए था। और ये क्या इससे ये भी इम्प्लाई होता है, जैसे अभी हुमायूं साहब ने फरमाया ना, कि इससे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के पास पावर नहीं है, और मतलब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनसे प्राइम मिनिस्टर ना होने के बावजूद भी ज़्यादा पावर्स रखते हैं या सियासी असर रसूख रखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोना, पहली बात तो ये है कि देर आया दुरुस्त आया, अभी आ गया, तो ये आपस में ना ये जो बात हो रही है गुफ्तो शुनीद की या डायलॉग की, तो इसकी तरफ एक बड़े हैं। जब तक ये टसल थी तो कोई ना कोई बात उसमें निकलती रहती थी। तो अब जब मैं तो हर अपने प्रोग्राम में जहाँ भी कोई करता हूँ यही कहता हूँ, जब आप मिल के बैठते हैं ना तो कई रास्ते निकलते हैं, कई मामलात जो है वो हल हो जाते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि चाहे एक बिजनेस की मीटिंग हो, चाहे पॉलिटिकल मीटिंग हो, जब आप किसी ने मिलेंगे ही नहीं तो क्या दूरियां ही रहेंगी ना, फिर तो कोई ना कोई पॉइंट निकलता रहता है। तो ये अच्छा हो गया। और दूसरी बात है, मियाँ नवाज शरीफ साहब तो हमारे बिल्कुल कायद हैं, लीडर हैं, और उनके जो भी, और ख़ुद अगर महमूद खान अचकज़ई की और मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े देरीना तल्लक रहे हैं। हमारे जब पिछली अपोजिशन में हम थे तो मिल के उन्होंने बहुत ज़्यादा आपस में तल्लक रहा और मिल के ही फैसले किए, तो एक इंटीमेसी होती है। तो जब महमूद खान अचकज़ई साहब ने उनको राब्ता किया, उनसे कहा, तो आपको तो पता है मियाँ नवाज शरीफ साहब तो ज़्यादा कोशिश करते हैं रिकन्सिलिएशन की। तो अच्छा हो गया, बजाय हम उस बात को तोड़ दें, बेहतरी यह है कि अब काम करें और ये लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी अच्छा है कि एक यूनानिमस अगर बना। अभी तक तो पीटीआई किसी को मानती ही नहीं थी, किसी बात में तो आती नहीं थी। अपनी उनकी पार्टी के दरमियान कई किस्म के इख्तलाफ हो जाते थे, एक मेंबर कुछ कहता था, दूसरा मेंबर कुछ कहता था। अगर उन्होंने कहा है तो मेरी तो दुआ है कि उनको तादेर उनके साथ रहें। इनका मुझे कोई भरोसा नहीं है कि अपना लीडर बना के कल को कहें जी हम तो इनको भी नहीं मानते, क्योंकि इनका पास रिकॉर्ड तो यही है। बहरहाल मैं समझता हूँ ये खुश आइन बात है और हमें आपस में मिलजुल के ही। कैसर साहब एक बात जरूर फरमाइएगा प्लीज, ये एक अहम बात है, ये बताएं कि आप लोग आप शायद पहले माशाल्लाह आप स्टॉलवर्ट हैं चूंकि अपनी जमात के, आप गालिबन पहले ही हैं मेरे प्रोग्राम में तो, जिन्होंने ये बात खुल के एतराफ़ किया है कि महमूद अचकज़ई साहब और नवाज शरीफ साहब का बड़ा देरीना ताल्लुक है। वरना अक्सर जो सर मुस्लिम लीग नून के हमारे पास रहनुमा या इवन वज़रा भी आते हैं, काबीना के भी मेंबर्स, वो ये कहते हैं कि नहीं महमूद अचकज़ई साहब तो पाकिस्तान मुखालिफ हैं। ये आपका तो ऐसा इंप्रेशन नहीं है महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से कि वो कोई पाकिस्तान मुखालिफ हैं या कोई मतलब वो नहीं, इस तरह की फिगर है? उन्होंने तो पूरा दौर हमारा
उन्होंने पिछला पूरा पार्लियामानी दौर गुजारा है, जब वो मेंबर थे, हर एक को याद होना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब से तो उनके बहुत गहरे गहरे मरासिम रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे के साथ हमने मिल के काम किया है। तो बात मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि बजाय कि हम टसल को ही तूड़ दें और यही बातें करें, इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि हम मिल के मुल्क को आगे बढ़ाएं। मईशत जो है ना वो उसके बेहतरी के आसार रहे हैं और काफ़ी मेहनत हो रही है, हम सबको चाहिए। देखिए हुआ क्या, मैं कहता हूँ क्या वजह, चीन क्यों आगे गया और हम क्यों नहीं आगे गए। चीन ने मेरे देखते देखते, मैं पहली बार वहाँ चीन गया ना, तो उनके पास एक गाड़ी भी नहीं थी, एक कार नहीं थी, सिर्फ साइकिल थे और वो वीआईपी को भी के लिए भी उनके पास कार नहीं थी। आज दुनिया की सबसे ज्यादा गाड़ियां उनके पास है ना, उनके पास जमहूरियत है इस सेंस में नहीं है जो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट में और नहीं है ना। हम कहते हैं सिर्फ जमहूरियत की बरकत है, उनके यहाँ तो जमहूरियत खुल के बात करनी चाहिए। चीन वाली मिसाल लेके चले तो फिर यहाँ पर भी जमहूरियत की कोई खास जरूरत नहीं है फिर ना, मतलब अगर ये मिसाल नहीं जरूरत ये बात इस तरह नहीं है, जमहूरियत की जरूरत है, लेकिन जमहूरियत के बगैर उन्होंने करके दिखाया, मेरा ये कहना है। जमहूरियत तो बहुत अच्छी चीज है, हम जमहूरियत में नहीं कर पा रहे ना, हम जमहूरियत में झगड़े करते हैं। तो एक यकसानियत की भी जरूरत होती है मुल्क को आगे। देखिए 70 करोड़ बंदों को उन्होंने गुर्बत से निकाला है, 70 करोड़। तारीख, इंसानी तारीख में ऐसा नहीं है। और देखते देखते उन्होंने 30 साल 10% कंसिस्टेंट ग्रोथ की है, 30 साल। हम एक साल ये बड़ी अहम मिसाल है और अच्छा है आपने इसको भी शामिल कर लिया। हम अपने यहाँ ज्यादा और गुर्बत और ज्यादा हमारे यहाँ लोग गरीब हो रहे हैं, बिल्कुल, तो हम मिलजुल के नहीं करेंगे। ये वजह यही है कि जो पार्टी भी आई, पहले पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, अब ये टसल पीटीआई तक चली। भाई असेंबली में कोई या पार्लियामेंट में कोई ऐसी बातें करें जो मुल्क को आगे बढ़ा सके, जो लोगों की बेहतरी हो। बात को खत्म कर रहा हूं। देखिए मैं बात एक फिक्रा बोल रहे थे। देखिए बात ये है कि अगर जमहूरियत लोगों का रिजल्ट नहीं देगी ना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा और हम सिर्फ झगड़े ही करते रहेंगे, तो ये वो लोग ही हमारे खिलाफ हो जाएंगे, इस जमहूरियत के खिलाफ हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम सब मिलजुल के कोई हल निकालें, कोई रिकंसिलिएशन करें। पॉलिटिशियन का यही काम होता है कि जमहूरियत की वाहवाही तभी होगी। बिल्कुल है, और मैं कैटेगोरिकली समझता हूँ, मैं कैटेगोरिकली ये बात समझता हूँ जो आपसे कह रहा हूँ। जी हाँ, वेरी फेयर सर। मुझे चूंकि ब्रेक का जा रहा है, मैं वापस आती हूँ कामरान मुर्तजा साहब से। ये मच अवेटेड उनका ये कमेंट, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द रेस्ट एज वेल। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ये बड़ा एक ज़रूरी मामला और कई सारे पॉइंटर्स हैं। तो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, ये अभी आपने सुना कैसर शेख साहब ने बड़ी मायने खेज बात की कि कहीं ऐसा ना हो कि हुमायूं साहब हैं हमारे साथ? हुमायूं साहब, ये अर्ज़ है, अभी आपने सुना कैसर साहब की बात ब्रेक से कबल, इसका प्लीज़ जवाब फरमाएं। उन्होंने बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर जमहूरियत सर्व नहीं कर रही तो अवाम जमहूरियत के ही खिलाफ हो जाएं। और चीन की उन्होंने मिसाल दी कि विदाउट डेमोक्रेसी दे हैव डन सो मच, तो हम ये क्यों नहीं कर सके जमहूरियत के साथ साथ? देखिए उसकी अगर वो जो कह रहे हैं ना, बड़े मजे की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप चीन की हिस्ट्री देख लें, चीन की हिस्ट्री खासतौर पे 1978 से इनका पैराडाइम शिफ्ट हुआ था, और उसके अंदर जो सबसे बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल था जो 1985 से टोटली उसका उलट पाकिस्तान में हो रहा था, वो ये कि वो लोग वहां पे जीरो टॉलरेंस थी ऑन करप्शन। ये प्रेसिडेंट जी की गवर्नमेंट के दौरान 2013 में उन लोगों ने ये कहा हुआ था कि अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल किसी भी लिहाज से रिश्वत लेते हुए या उसको कोई रिश्वत देते हुए कोई पकड़े गए तो उनकी पेनल्टीज लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेके डेथ तक है। और अभी रिसेंटली मार्च 2024 में उन लोगों ने अमेंडमेंट कर दिया है कि इसमें इंडिविजुअल्स के साथ साथ उन लोगों ने जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं या एंटिटीज जो हैं उनको भी डाल दिया है, ताकि वो गवर्नमेंट का जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसको जो अंडरमाइन कर रहे हैं उनको कर ले, एज अपोज टू पाकिस्तान जहां पे आपके प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है कि उसकी जायदाद, उसके पैसे कहां से चले गए, प्रेसिडेंट का पता ही नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उनको दे रहे कि इम्यूनिटी दे रहे कि भाई जो मर्जी चोरी करो,
कत्ल कर दो, चोरी कर दो, जिना कर लो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहा जाएगा जब तक जिंदा हो। अब आप ये बोले मुझे, इस तरह की पॉलिसीज में क्या खाक मुल्क तरक्की करेगा? अच्छा, आप अगर पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान की हिस्ट्री करके देखें, इस पाकिस्तान को आप 1980s से करके देखें 2000s तक देखें, ये 1980s में अपने रीजन में अप टू ये जो सिंगापुर वगैरह, इवन इंक्लूडिंग चाइना, ये इन सब से आगे था। जी, दैट्स करेक्ट। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पीछे जाना शुरू किया। उसकी वजह क्या थी? करप्शन। कोई 10%, कोई 20%, कोई एवन फील्ड की वो चीजें बन रही हैं, कुछ क्या बन रही हैं। दे वर द रीजन बिहाइंड। आई सी। 90s के आप कहते हैं टाइम में, ये बात सही है कि उस वक्त ये दोनों पार्टीज जो हैं वो इक्तदार में थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। लेकिन कामरान मुर्तजा साहब, आप प्लीज इस बात का जवाब फरमाइएगा। अभी शैला रजा साहिबा ने भी आपको याद करवाया कि इंसाफ का तकाजा ये है कि आप फिर ये भी तो रिकॉल करें ना कि सदर जरदारी साहब 12 साल पाबंद सलासल विदाउट एनी एक्यूजिशन, मतलब विदाउट एनी सेंटेंस, उन्होंने वो भी तो गुजारा है। तो ये इंसाफ का तकाजा ये होता है, तो ये मौलाना साहब ने ये क्यों ना जिक्र किया? फिर हम ये कहें कि वो जो आइंदा जुर्म करेंगे उसकी सजा वो पहले काट ली है उन्होंने, वो 12 साल 14 साल। फिर इसका मैं, आप ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि वो जुर्म करेंगे? आप भी तो कर सकते हैं। देखिए वो एक गलत बात उनके साथ अगर हुई, आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो जुर्म करेंगे? जुर्म तो आप भी कर सकते होंगे ना। फिर अगर उन्होंने वो पब्लिक ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो जुर्म करेंगे ना, घर बैठे बैठे तो नहीं करेंगे ना। या किसी के साथ भी जो ज्यादती करेंगे उसकी जो ना, उनको जो ना वो उसकी वजह से इम्यूनिटी मिल गई है, उनको हक हासिल हो गया है कि उन्होंने चूंकि सजा पहले काट ली है, अब आइंदा वो जो जी चाहे वो कर लें। तो अगर ऐसा है तो मैं समझती हूँ कि बहुत लाइट अंदाज में आपने इसको दिफा किया, बात बड़ी थी बहुत। कामरान साहब जी। कामरान साहब, मैं बात करूं। दुनिया में जो होगा आने वाली चीज पे, उस पे बात नहीं की जाती। जो हो गई किसी के साथ ज्यादती, उस पे बहुत ज्यादा बात की जाती है। आगे क्या किसने करना है ये तो किसी को भी नहीं मालूम। और वो ये भी उनका किला है शैला साहिबा का, वो कहते हैं बहुत सिंपलिस्टिक अंदाज में आपने बहुत बड़ी सी बात को रद्द कर दिया कामरान साहब। बड़ी से मतलब ये कि एक आदमी जो है उसने कुछ किया नहीं और उसने हर हुकूमत को जो है उसने फेस किया। हर हुकूमत के जवाब उसके जज्बात थे। हाँ, अब मैं अपना जवाब दे रही हूँ। जी, वो नहीं, मैं उनसे जवाब ले लूं फिर मैं आती हूँ। सही हुआ, आपकी बात का मैं जवाब ले लूं ना उनसे। जी कामरान साहब। हाँ, तो नहीं, ये बड़ी सी बात में नहीं। ऐसा है कि दुनिया की, मैंने पूछा मुख्तलिफ मुल्कों में के जो लोग हैं, उनसे मैंने फोन करके उनसे जाती तौर पे पूछा कि आपके मुल्क में भी इसी तरह से आइंदा के लिए इस्तिस्ना दिए जाते हैं? तो वो तो बड़े हैरान हुए कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो मैं तो अपने आप को एजुकेट कर रहा हूँ ना। तो ये मेरी एजुकेशन हुई है कि आगे जो ना मतलब अभी तक जो अमल नहीं होना उसके लिए जो ना पहले से। लेकिन अभी शैला साहिबा ने कहा कि अगर वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में, ये बात खैर कानूनी तौर पर आप भी इस पे कोई इनपुट दे दें। शैला साहिबा का ये व्यू है कि अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं होंगे तो फिर ये जो इम्यूनिटी है ना ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये सिर्फ तब के लिए है कि अगर इफ ही होल्ड्स गवर्नमेंट ऑफिस। ये बात सही है? नहीं, ये फिर गुनाह बेलज़्ज़त नहीं। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, पुराना कोई मामला नहीं उठाया जाएगा। अगर कोई पुराना गुनाह है तो उसको नहीं उठाया जाएगा, ये इनका कहना है। सुन लेते हैं आगे ये गुनाह वो एक्सप्लेन कर दें ये। हाँ ठीक है कि जी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये इम्यूनिटी उन्हें उस वक्त तक हासिल रहेगी जब तक वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया और वहां पे कोई गड़बड़ हुई या कुछ हुई, कानूनअंदाजी हुई हुकूमत कानून की, तो वो जरूर होगा। तो मेरा ये कहने का है मतलब कि बदतरीन अदालतें जिनकी मिसाल नहीं मिलती, उन्होंने जेल में रख के हर कोशिश कर ली। जिसके अंदर जो खन्नास था, जिस शख्सियत में, जिस इदारे में, जिस हुकूमत में, हर एक ने अपना खन्नास निकाल लिया। गन्ने की मशीन नहीं थी कि उसमें वो केसेस डाल देते तो कुछ निकल आता, बाकी तो सब कर लिया। तो कुछ इस पे भी लोगों की सजा होनी चाहिए कि आपने कैसे एक आदमी को 12 साल बगैर वापस साबित हुए जेल में रखा। ये सैफुर रहमान और पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी ना, उनसे पकड़े, उनसे कहें
जिसकी भी थे, अदालतें तो आजाद होती हैं ना, अदालतों को तो आजाद आपका होना ख्याल है चाहिए अदालतें था ना। आजाद हैं? उनको तो इम्यूनिटी अदालतें आजाद हैं? नहीं, मैं तो उस वक्त की बात कर रही हूँ, मैं तो उस वक्त की बात कर रही हूँ ना, जब कामरान साहब, आपको अच्छी लगती थी अदालतें, कामरान गुड टू साहब, सी यू कहती थी, सब कुछ कहती थी, उसमें भी वो जेल में थे। करने की क्या जरूरत थी? हम तो सारे इस बात को तस्लीम करते हैं कि जब तक पब्लिक ऑफिस यानी प्रेसिडेंसी है उस वक्त तक उनको कोई अदालत नहीं बुलवा सकती। मुकदमा दर्ज हो सकता है मगर बुलवा नहीं सकती। तो उसके बाद क्योंकि उस ओहदे की इज्जत का, उसका तकद्दुस का सवाल है, फिर इस प्रोविजन के साथ छेड़छाड़ करने की, उसके साथ जो है ना उसको मिस हैंडल करने की या उसको प्रॉपरली हैंडल करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्यों पेश आई? ठीक हुआ। हाँ, तो ये अच्छा। तो सवाल लोगों के हाँ, इसी को कहा गया कि जब उनके अंडर लोग जो थे, सुप्रीम कमांडर के अंडर जो लोग थे, उनको इम्यूनिटी दी गई, तो इस पोस्ट को भी इम्यूनिटी दी गई। सारी उम्र जरदारी साहब सदर नहीं रहेंगे, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, आप लोग के भी सदर आएंगे अगर आए तो। यहाँ पे तो ऐसे भी सदर गुजरे हैं जिन्होंने अपने सदर बनने से पहले जो मुल्क की लाख है उस पे जब हमला हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा, कामरान साहब, एक क्विकली इसका जवाब दे दें, फिर मैं वापस आती हूँ। मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है। ये 8 फरवरी को भी एक जो ये बयान आया है मौलाना साहब का कि पीटीआई निकले ना निकले हम सड़कों पर ही होंगे 8 फरवरी को, मतलब पीटीआई से आपको कोई तवक्को नहीं है? और जेयूएफए का क्या फिर मंसूबा है? मतलब आप लोग किस लेवल का एहतजाज प्लान कर रहे हैं? ये अलग पॉलिटिकल पार्टी है, वो निकले या ना निकले ये उनका अपना फैसला है। करेक्ट। वो निकलेंगे तो अच्छी बात है, ना निकलेंगे तो उनके मुताबिक मुमकिन है वही अच्छी बात हो। बहरहाल हम अपने तौर पे प्रोग्राम रखते हैं। मौलाना 2 सूबों से हुआ है, कल से जो है ना, कल रात से तीसरे सूबे में, और तीसरे सूबे के हवाले से भी मेरे इल्म में है कि कुछ प्रोग्राम फाइनल किए गए हैं। तो हम अपने तौर पे जो है ना वो जमीन हमवार कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या होगा। इस वक्त मौसम और आगे रमजान, हाँ। ये चीजें कुछ हमें जो है ना वो सोचने पे मजबूर कर रही हैं। जी, यही बात आपने हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी की थी कि सर्दियां काफी हैं तो रमजान भी है, तो एहतजाज का जो इस हवाले से है बहुत लाइकलीहुड सर्दी एंजॉय करने दें। हाँ, दिलचस्प। चलिए, ब्रेक का कहा जा सकते हैं, बड़ी ज़रूरी बातें हैं। और राना सनाउल्लाह साहब की जो पेशकश है वो भी पूछेंगे कि वो जो उन्होंने कहा है कि अगर 8 फरवरी को नहीं निकलेंगे तो खान साहब से मुलाकातों की राह हमवार हो सकती है। आफ्टर अ ब्रेक। जी, वेलकम बैक नाजरीन। शैला रजा साहिबा, ओवर टू यू। अभी आपको बताया सेनेटर साहब ने कि क्या नुस्खा है करप्शन के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस, और 90 की दिहाई में यही प्रॉब्लम हुई कि आप दोनों जमातें इक्तदार में आई और सारी हमारी जो एक पॉजिटिविटी थी तरक्की की वो रिवर्स हो गई। और एक और बात ये फरमाएं कि ये अब सेनेट में भी तवक्को रखी जाए कि आपके चेयरमैन सेनेट कर देंगे नोटिफिकेशन जारी फॉर राजा नासिर अब्बास। असल में जो लोग खुद डेमोक्रेटिक वे से हुकूमतों में नहीं आते, उनको ऑप्शंस के तौर पे लाया जाता है या वो कहीं ना कहीं हिमायती रहते हैं, वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि जमहूरी हुकूमतें कितनी फ्रेजाइल थी, उनको किस किस तरह से गिराया जाता था। उसके बावजूद भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने एक बेहतरी की। जो 11 साल और 9 साल रहे, उस दौर की आपको करप्शन समझ आएगी कि मुल्क आगे नहीं बढ़ा। मुल्क में दहशतगर्दी आई, लेकिन दहशतगर्दी तो आप मानते ही नहीं है। तो अगर हुकूमतें जो है उनमें जमहूरियतों में सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो वो फिर कैसे करेंगे। लेकिन आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी उसी में फरोग दिया गया। आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि बहुत मुख्तसर दौर जो थे, मैं खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कहूंगी कि उसमें सोशियो इकोनॉमिक क्या क्या चीजें हुई। और ये मैंने पेपर पढ़ा था एक जगह, और फिर उस जगह फिर मुझे जो है मेरी इस पर पूरी बात भी थी। तो हम छोटी छोटी बातें जो हैं बगैर तहकीक के कैसे गुजर जाते हैं, मुझे हैरानी होती है। हम कैसे कह देते हैं फलाना जुर्म करेगा, तो खुद बहुत मतलब मैं हैरान हूँ कि एक शख्स की इतनी तहकीक, इतनी सब कुछ के बाद आप कहते हैं फलाना जुर्म करेगा। तो जो है जुर्म में सब जो कन्विक्ट हो गए उनके लोग कैसे मुंह निकाल के बोल रहे हैं। और जितना बड़ा इंसान का रुतबा होता है उसको मैं कैसे कह सकती हूँ किसी को जुर्म कर लेगा।
ये अच्छा, यही तनकीद सकता है उन्होंने कुछ कत्ल को हो सकता है कुछ जुर्म खता किसी से भी हो जाए, कोई आमदन जुर्म करता है किसी से खता में हो जाए, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ लेना। हाँ, इंटरेस्टिंग। अच्छा, यही तनकीद आप पे गोया ये कि दोनों ने की ना लाइफ टाइम इम्यूनिटी की, तो आपने कहा वो कह रहे थे फ्यूचर की क्यों जरूरत पड़ गई। कैसर साहब, इस पे आपका क्या ख्याल है? ये करप्शन के खिलाफ जंग दरअसल असल रीजन था कि चीन वहां पहुंच गया जहां वो इस वक्त पहुंचा हुआ है, और यहाँ पर आप लोगों का खास तौर पर आप दोनों जमातों को तनकीद की है सेनेटर हुमायूं ने कि ये आप दोनों जमातों का तो करप्शन के खिलाफ कोई रुझान ही नहीं था, और बल्कि बिल्कुल उल्टा एक रविश थी, करप्शन को तो उल्टा एनकरेज करा जाता था। तो ये इस वजह से कहते हैं कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है जो इकोनॉमी हमारी आगे नहीं बढ़ पाई चीन के मुकाबले। लीडर तो इनके कन्विक्ट हुए ना, पूछ लेते हैं वो भी उनसे। कैसर साहब, हाँ देखिए मोना, देखिए पिछले सालों में तीनों पार्टियों की हुकूमत रही। पीपल पार्टी ने 5 साल हुकूमत की, पौने 4 साल पीटीआई ने की, अब मुस्लिम लीग की हुकूमत है। तो ये तीनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो हुकूमत में रही। हम चार्टर ऑफ इकॉनमी पे जोर देते रहे, बार बार इनसे ये तमाम चीज़ें, मसलन 2-3 बातें हैं। अगर ये करप्शन में बिल्कुल हुमायूं मोमिन साहब बहुत अच्छी बात की है, जब तक आप करप्शन पे नहीं करेंगे, एरेडिकेट नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ करप्शन की निशानदेही तो अभी IMF ने भी कर दी और आज से नहीं चल रही, पिछले 40 साल से यही करप्शन है। मैं कह रहा हूं जब तक हम मिल के उसके रूल्स नहीं बनाएंगे तक करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाए। कौन चाहता है कि करप्शन हो? देखिए ना, अच्छा फिर दूसरी बात है इलेक्शन हमने कोई 1970 के बाद किसी इलेक्शन को माना ही नहीं है। जब सब मिलके एक फैसला करेंगे ताकि इलेक्शन फेयर हो और सब माने उसको, और उसके बाद आपके सामने है कि SOEs हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, वो हर साल 800 अरब रुपए खसारा करते हैं, वो खसारा आम आदमी भरता है। बल्कि वो PIA की तो सर निजकारी पे पीपल्स पार्टी को भी बड़े तहफ्फुज़ात हैं जो अभी हुई है। नहीं, अभी तो ये चीजें मिलके नहीं करेंगे तो कभी भी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा है। एक पार्टी नहीं बढ़ा सकेगी जितनी भी मेहनत कर लें। हर मेंबर उठता है, असेंबली में उठता है मेरे सामने, वो कहता है कि मेरी पार्टी अच्छी है और सामने वाली पार्टी बिल्कुल खराब है। रिजल्ट क्या निकला? तीनों पार्टियों को हुकूमत मिली है, और क्या हुआ 78 साल में हमने लमसम क्या किया? क्या 10 करोड़ बंदा, जो आज की नई डेफिनेशन है उसके मुताबिक 10 करोड़ बंदा 25 करोड़ में थे गुर्बत के, और वो उन बेचारों का जो हालत है हम जाके देखते हैं ना हलकों में, तो उनके लिए कौन सोचेगा? हम तो चंद बंदों की सोचते हैं। 4 बिलियन डॉलर दे दिए गए पीटीआई के ज़माने में चंद 50 या 100 अमीर लोगों को 0% इंटरेस्ट में 10 साल के लिए। वो बांटना अमीरों की मतलब कहते हैं पुश्तनाई की उस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट ने फरमाया। जो देखिए ना, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस थे, अगर वो 25-50 हज़ार लोगों में बांट देते तो आज वो बिजनेस में होते। तो हम बताएं हुमायूं साहब, आपके दौरे हुकूमत में ये अमीरों पे इतनी मेहरबानियां कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्यों की गई? इसका कोई जवाब है? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। सारे दौरों में हुआ, ये नहीं है, हमारे दौरों में भी यही होता रहा। अभी मैं बता रहा अभी शेख साहब ने भी बात बताई कि उन्होंने कहा पिछले 40 साल से 40 साल से देख लेते हैं कौन कितनी दफा रहा है, कितना टाइम गुजारा है, आपको पता चल जाएगा। हमने नारे सुने, खाता है तो लगाता भी है, ये हमने नारा सुना, और ये नारा था, मतलब ये आपका नैरेटिव था, इलेक्शन नैरेटिव, खाता है तो लगाता भी है, ठीक है ना? तो इस नैरेटिव पे हम लोग वोट मांग रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, स्विस बैंक, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। एक्चुअली तवील बात है, लेकिन टाइम का बिल्कुल इख्तिताम अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप। सेनेटर साहब, अनफॉर्चुनेटली टाइम बिल्कुल खत्म है। थैंक यू टू एवरीवन। नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।